Hello friends, welcome to Biomentors classes online. I am Dr. Gitendra Singh. The topic for today is genetics. आज जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे क्या एक जीन एक ही समय पर डोमिनेंट जीन के समान व्यवहार कर सकता है और साथ ही साथ वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट जीन के समान भी व्यवहार कर सकता है। मतलब ये है, आज हम ये देखेंगे क्या वास्तव में एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, क्या एक से अधिक कैरेक्टर पर वो अपना इन्फ्लुएंस डाल सकता है। ठीक है, क्या डोमिनेंस एक ऑटोनोमस फिनोमेना है, इस पर हम क्वेश्चन उठाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम आज देखेंगे कि मेंडल ने जो हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बतलाया और हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दो कंक्लूजन निकाले, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हमने लिखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उस पर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब एक काम करते हैं। सबसे पहले मैंने जो पहला पॉइंट उठाया, जो मैंने पहला पॉइंट आपको बतलाया, क्या एक जीन एक ही समय पर दो कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है? जी हां, कर सकता है। मेंडल ने जो है वो असल में मेंडल ने बतलाया था कि एक कैरेक्टर या एक फैक्टर, मेंडल के अनुसार, जो मेंडल का लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग मेंडल ने कहा था कि एक जो फैक्टर है या एक फैक्टर मतलब एक जीन, मेंडल के समय तक जीन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मेंडल ने फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया। तो मेंडल ने बताया कि जो एक फैक्टर है वो एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है। लेकिन लेटर रिसर्चेज में, बाद की रिसर्च में सामने आया कि कई जीन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक कैरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के सबसे अधिक एक्सेप्शंस हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के सबसे कम एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। हमें इतना पता है कि मेंडल ने अपने जो कैरेक्टर्स लिए थे, याद रखिएगा जब हम बात करते हैं एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर, दो जीन मिलकर एक कैरेक्टर, तो ये सब हम बात करते हैं मेंडल से डेविएशन की, कि मेंडल ने इन बात चीजों के बारे में हमको नहीं बतलाया। मेंडल इनकम्प्लीट डोमिनेंस को नहीं बताए थे। मेंडल ने जो है वो एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, इसको भी नहीं बतलाया था। तो हम मेंडलिज्म को समझने के बाद उससे बाहर की फिनोमिना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, अब समझते हैं हम। चलो, तो हमें इतना मालूम है कि जो मटर में मेंडल ने जो है वो गार्डन पी सीड को लिया, उन्होंने जो है वो गार्डन पी के सीड को लिया इन्होंने। ठीक है, जो है उन्होंने मटर के बीज को लिया और उन्होंने सीड में दो कैरेक्टर लिए, सीड कलर और सीड शेप। तो चलिए हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं, सीड शेप की बात करते हैं। ठीक है, हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं सीड शेप, और इसके दो प्रकार के आकार हो सकते हैं, एक होता है राउंड, दूसरा होता है रिंकल्ड। एक होता है राउंड, दूसरा होता है रिंकल्ड। ठीक है बेटा, ठीक। मटर में जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, गोल या झुर्रीदार, राउंड या रिंकल्ड। गोल राउंड, ठीक है, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार के। यदि आप देखोगे इसको तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि इमेजिन करते हैं ये राउंड सीड है और ये जो है वो झुर्रीदार सीड है। दिस इज द राउंड सीड एंड दिस इज द रिंकल्ड सीड। ठीक है, अब पहले मेंडल के समय तक इस कैरेक्टर को एक ही कैरेक्टर माना गया, एक जीन ऐसा माना गया कि कैपिटल आर जीन डोमिनेंट जीन है जो राउंड सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्मॉल आर जीन जो है वो रेसेसिव जीन है, जिसके कारण जो है वो रिंकल सीड बनते हैं। जब रेसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो वो झुर्रीदार बीजों को बनाएगा, और जब कैपिटल आर जीन होगा, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, तो कैपिटल आर जीन डोमिनेंट जीन होगा जो राउंड सीड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब मेंडलिज्म की रिडिस्कवरी हुई उसके बाद यह मालूम चला कि जब वैज्ञानिकों ने कई सारे प्रयोग किए तो उनको मालूम चला कि असल में जो बीज का आकार है, मटर में जो सीड का साइज, जो सीड का शेप है, जो बीज की आकृति है, राउंड या रिंकल्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टार्च ग्रेन। मटर के अंदर पाए जाने वाले स्टार्च कणों पर निर्भर करती है वो। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि असल में मटर के अंदर दो जीन है, एक कैपिटल बी जीन है, एक स्मॉल बी जीन है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मैं 100% एनसीईआरटी पर बात कर रहा हूं इस समय। ठीक है ना, ठीक, आपको क्लियर कर दूं मैं कि एनसीईआरटी को यदि आप 100% पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, के 85% प्रश्न, आप 85% से अधिक क्वेश्चन आपको नीट में बनेंगे। ठीक है ना, और जो हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना वो 10-15% को कवर करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ लें और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा चीजों को हम पढ़ें। ठीक है ना, एक तो कई बार क्या होता है, कई बच्चे जो अलग अलग क्लासेस में आते हैं वो वहां पे कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, वो एक्स्ट्रा ढेर सारा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इस गलती को मत कीजिएगा। ठीक है,
तो अभी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि कैपिटल बी जीन जो है, कैपिटल बी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज स्टार्च ग्रेन, के ये बड़े स्टार्च के कणों का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये आप पूछोगे सर ये स्टार्च ग्रेन क्या होते हैं? असल में बेटा जो भी प्लांट्स होते हैं वो प्लांट अपने फूड का, भोजन का संग्रह जो है, फूड का स्टोरेज जो है वो कैसे करते हैं? वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, और स्टार्च के फॉर्म में करते हैं तो वहां पे वो ग्रेन्स आते हैं, इसको हम स्टार्च ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। तो हमें इतना मालूम है कि जो लार्ज बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन जो होते हैं, और याद रखना एक प्लास्टिड होता है, जो है क्लोरोप्लास्ट के समान एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं। 3 तरह के होते हैं। जो ग्रीन होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करता है, और जो फूड को स्टोर करता है उसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ल्यूकोप्लास्ट। ऐसा प्लास्टिड जो फूड को स्टोर करता है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं हम। ठीक है ना, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर भी स्टार्च इकट्ठा होता है या प्रोटीन इकट्ठा होता है। जब इसके अंदर स्टार्च इकट्ठा होगा तो उसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जब साइटोलॉजी पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको हम। तो अभी इतना समझ गया कि स्टार्च के कण जो है वो बड़े साइज के होंगे, बी फॉर बिग साइज, बी फॉर बिग साइज। कैपिटल बी जीन बिग साइज या लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्मॉल बी जीन जो है वो स्मॉल स्टार्च ग्रेन के, ये छोटे स्टार्च कण से बनते हैं। ठीक है, छोटे साइज के स्टार्च कण से बनते हैं। मतलब कैपिटल बी जीन जो है वो लार्ज बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन को बनाता है, और स्मॉल बी जीन स्मॉल स्टार्च ग्रेन को बनाता है, छोटे साइज के स्टार्च कणों को बनाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने देखा कि जो कैपिटल बी जीनोटाइप होता है, ये कैपिटल बी जीनोटाइप में जितने भी स्टार्च कण बनेंगे इसके सीड के अंदर, इसके बीज के अंदर, यानी यदि प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल बी होगा तो जितने भी स्टार्च ग्रेन्यूल उसके अंदर बनेंगे, सीड के अंदर होंगे, वो सभी ऑल लार्ज, सभी के सभी जो है वो लार्ज साइज के होंगे। ठीक है, और जब ये बीज, जब ये सीड सूख जाएगा तो ये स्टार्च कण अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि ये सीड राउंड दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 2 कैरेक्टर हो गए, एक तो बड़े साइज के स्टार्च ग्रेन और दूसरा सीड की शेप। ठीक है, मतलब यह है कि कैपिटल बी जीन 2 लक्षणों को अफेक्ट करता है। पहला तो वो स्टार्च कणों के साइज को जो है वो डिसाइड करता है। कैपिटल बी जीन होगा तो स्टार्च कणों का साइज बराबर बड़ा साइज होगा, और कैपिटल चूंकि बड़ा साइज होगा इसलिए एक दूसरा कैरेक्टर और भी कंट्रोल करेगा वो कि उससे सीड जो है वो राउंड बनेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि कैपिटल बी जीन जो है वो 2 कैरेक्टर कंट्रोल करता है, एक तो राउंड सीड और दूसरा है लार्ज स्टार्च ग्रेन, बड़े स्टार्च कण, लार्ज स्टार्च ग्रेन और राउंड सीड, 2 कैरेक्टर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब स्मॉल बी जीन होगा तो क्या होगा? स्मॉल बी जीन रेसेसिव जीन होगा, स्मॉल बी जीन अप्रभावी या रेसेसिव जीन होगा। तो ये क्या करेगा? ये जो है वो स्मॉल छोटे साइज के स्टार्च कण बनाएगा, और इसके कारण जो है ये अपने आप को ठीक से अरेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीड क्या होगा? वो रिंकल्ड हो जाएगा, बीज जो है वो रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है, असल में कैपिटल बी जीन जो है वो एक एंजाइम को बनाता है, उसका नाम होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, स्टार्च ब्रांचिंग SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो कैपिटल बी जीन बनाता है, इसीलिए बड़े साइज के स्टार्च कण बन पाते हैं, और स्मॉल बी के पास ये एंजाइम बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती, इसलिए छोटे स्टार्च कण बनते हैं। ठीक है, अब हम एक बात समझ गए, हम ये बात समझ गए कि जीन जो है कैपिटल बी जीन या स्मॉल बी जीन एक समय में 2 कैरेक्टर पर असर डाल रहे हैं। पहला कैरेक्टर तो है स्टार्च कणों का साइज, दूसरा कैरेक्टर क्या है बेटा? दूसरा कैरेक्टर है सीड का शेप। स्टार्च कण का साइज कितना लार्ज होगा या छोटा होगा, सीड का शेप राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। ठीक है, अब आगे स्टडी करने पर मालूम चलता है हमको कि हमें मालूम है 3 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं, एक कैपिटल बी, दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी, तीसरा स्मॉल बी, है ना? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये 3 जीनोटाइप पॉसिबल है। ठीक है, कैसे पॉसिबल बेटा? जब कैपिटल बी मतलब राउंड सीड वाले प्लांट को जिसमें लार्ज स्टार्च कण थे उसको आपने स्मॉल बी से क्रॉस कराया। ठीक है, स्मॉल बी से क्रॉस कराया तो पेरेंटल क्रॉस हुआ। F1 में क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी मिलेगा, सेल्फिंग कराया आपने तो F2 में क्या मिलेगा? एक ये मिलेगा, 2 ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, है ना बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है हमने ऑलरेडी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है। ठीक है, अब जब इसका डिटेल स्टडी किया गया तो मालूम चला कि ये कैपिटल बी है, ये राउंड सीड है, क्लियर? राउंड सीड है, ये भी राउंड सीड है, मतलब 3 मिले हमको राउंड सीड वाले, 3 मिले हमको राउंड सीड वाले डोमिनेंट, और 1 मिला हमको रिंकल्ड सीड वाला, 1 मिला हमको रिंकल्ड सीड वाला, मतलब 3:1 मिला।
यदि हम सीड के शेप की बात करें, मेरी बात ध्यान सुना, सीड के शेप की बात करें, बीजों की आकृति की बात करें, तो हमको 3 मिले राउंड और 1 मिला रिंकल, 3:1 मिला। मतलब कैपिटल बी जीन इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी जीन। मतलब कैपिटल बी जीन स्मॉल बी जीन पर डोमिनेंट है, इसलिए कैपिटल बी जीन जब होमोजाइगस में होगा तो भी राउंड सीड बनेगा, हेटेरोजाइगस में होगा तो भी राउंड सीड बनेगा। क्लियर? अब आते हैं हम दूसरे कैरेक्टर पे, स्टार्च ग्रेन के साइज पर। तो साइंस वैज्ञानिकों ने पाया कि एक बड़ी विचित्र बात यह थी कि जो कैपिटल बी जीनोटाइप है, इसके स्टार्च कण जो है वो लार्ज साइज के, स्मॉल बी के जो है वो स्मॉल साइज के, जबकि कैपिटल बी स्मॉल बी वाले जीनोटाइप के स्टार्च कण जो है वो इंटरमीडिएट टाइप के, ये लार्ज से छोटे हैं, स्मॉल से बड़े हैं, ये इंटरमीडिएट टाइप के हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था, यदि कोई कैरेक्टर हेटेरोजाइगस अवस्था में यदि कोई कैरेक्टर इंटरमीडिएट टाइप का मिल रहा है तो वो क्या है जीन? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। ठीक है ना? इसका मतलब कैपिटल बी जीन जब आप सीड शेप की बात कर रहे हो तो वो 3:1 दे रहा है, वो 3 राउंड दे रहा है, 1 रिंकल मिल रहा है। तो कैपिटल बी जीन जब सीड शेप की बात करोगे तो वो डोमिनेंट जीन के समान व्यवहार कर रहा है। ठीक है? और जब आप स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करोगे तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट के समान व्यवहार कर रहा है। मतलब एक ही जीन दो रूप दिखा रहा है। एक ही जीन है कैपिटल बी, वो कह रहा है जब मुझसे तुम सीड शेप की बात करोगे तो मैं डोमिनेंट हूं, जब तुम मुझसे स्टार्च कण के साइज की बात करोगे तो मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट हूं, तब मेरा प्रभाव उतना नहीं होता है। ठीक है? तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे इस चीज के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि एक जीन जो है वो एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यह निकाला गया कि डोमिनेंस जो है वो एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है एक जीन का या एक प्रोडक्ट कट के। उन्होंने कहा कि आप किसी जीन को डोमिनेंट कह देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर कंडीशन में हर वो कैरेक्टर जो उस जीन से इन्फ्लुएंस होगा वो हर जगह डोमिनेंट के समान व्यवहार करेगा। वो कहते हैं एक जीन एक पर्टिकुलर प्रभाव के लिए डोमिनेंट हो सकता है, और यदि मान लो उस जीन से कोई दूसरा प्रभाव भी आ रहा है तो वो डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है? जब आगे हम देखेंगे प्लियोट्रॉफिक जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में थोड़ी सी जटिल फिनोमेना, तब हम इस पर और बात करेंगे। कि अभी इतना समझ लेते हैं कि कैपिटल बी जीन एक ही समय पर डोमिनेंट जीन के समान व्यवहार कर रहा है सीड शेप के लिए, और एक ही समय पर वो स्टार्च कणों के साइज के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट के समान व्यवहार कर रहा है। ठीक है? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि डोमिनेंस जो है वो एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है एक जीन एक प्रोडक्ट का। मतलब डोमिनेंस जो है वास्तव में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कई सारे कारकों से प्रभावित होता है। अब वो कहते हैं कैसे अफेक्ट होता है? इट डिपेंड्स अपॉन जीन प्रोडक्ट अमाउंट। वो कहते हैं कि संभवतः जो जीन का जो डोमिनेंट जीन होते हैं वो कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम बनाते हैं, और उस एंजाइम से मेटाबॉलिक एक्शन चलती है। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था फ्लावर कलर की बात की थी अपने स्नैपड्रैगन में, कि मैंने कहा था कैपिटल आर जीन जो है वो कुछ केमिकल बनाएगा, और वो केमिकल जब 2 कैपिटल आर जीन होंगे तो केमिकल की मात्रा अधिक होगी तो फ्लावर रेड हो जाएगा। जब एक कैपिटल आर जीन होगा, एक स्मॉल आर जीन होगा तो केमिकल कम मात्रा में बनेगा, तो रेड से वो फेंट हो जाएगा, रेड से कलर हल्का हो जाएगा तो गुलाबी बन जाएगा। जब 2 स्मॉल आर जीन होंगे तो वो केमिकल नहीं बन पाएगा तो फ्लावर व्हाइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो जीन के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के अमाउंट पर निर्भर करते हैं कि एक डोमिनेंट जीन होगा तो थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा, 2 होगा ज्यादा बनेगा, ज्यादा प्रभाव आएगा, कम बनेगा कम प्रभाव आएगा। हमारा जो स्किन कलर है, ह्यूमन स्किन कलर है, ये भी इस तरीके के इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है। हम आगे बात करेंगे इस पर। अभी हम इतना समझ गए यहां पर कि डोमिनेंस एक कंप्लीटली ऑटोनोमस फिनोमेना नहीं है, ये जीन प्रोडक्ट के अमाउंट पर निर्भर करती है। ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को, एक विशेष फिनोटाइप को बनाने के लिए कितनी मात्रा में हमको प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है? और जितना अधिक डोमिनेंट जीन का नंबर होगा उतना वो अधिक बनेगा केमिकल। ठीक है? तो इसका मतलब हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि डोमिनेंस एक ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है। और एक दूसरा निष्कर्ष ये निकाला हमने कि जो एक जीन है वो एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है? ये बात हमको समझ में आई। अब क्या करें? अब हम एक काम करते हैं, आगे डायहाइब्रिड क्रॉस पर आगे बढ़ने के पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, टेस्ट क्रॉस पर बेस्ड हैं, वो सॉल्व करते हैं। क्योंकि वो हमको ऐसे क्वेश्चन है जो जेनेटिक्स में हमको लगता है कि ये कठिन है और हमको थोड़े न्यूमेरिकल टाइप लगते हैं, वो क्वेश्चन बनना चाहिए। और आपको बता दूं मैं, जेनेटिक्स इज सच ए इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आपको बहुत मजा आएगा इसमें। आपको लगेगा कि हाँ यार ये टॉपिक कितना अच्छा था, जिसको हम अब तक कठिन समझ रहे थे वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक था। चलिए अब एक काम करते हैं,
मैं आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, तो मैं क्वेश्चन जो है वो बोलता हूं और नोट भी करता हूं ताकि जो है आप उसको नोट कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस produced tall and dwarf plants, नोट करते हैं ना बेटा, टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स, ठीक है। ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स इन रेशियो 3:1. The genotype of the hybrid can be, ठीक है, कैन बी, ठीक। अब जो ऑप्शन रखे हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है इसने कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी। ऑप्शन बी दे रखा है इसने कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑप्शन सी दे रखा है इसमें स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी। ऑप्शन डी दे रखा है इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। ध्यान से मेरी बात सुनो। क्वेश्चन ये है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, क्या आप क्वेश्चन को समझते हैं, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट बनते हैं, टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट बनते हैं, रेशियो 3:1 मिलता है। अब मेरी बात दिमाग में डाल लो बेटा, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को, डायहाइब्रिड क्रॉस को, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को, इनको अच्छे से समझ के दिमाग में डाल लेना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जैसे 3:1 आता है इसका मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं मतलब दो F1 को हमने आपस में क्रॉस करते हैं। जब हम दो F1 को आपस में क्रॉस करते हैं तो हमको 3:1 मिलता है, और दोनों F1 क्या होते हैं, वो हेटेरोजाइगस होते हैं। तो यदि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो एकदम आप पढ़ेंगे 3:1 टॉल एंड डॉर्फ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि हाँ यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो को शो करता है, ये F1 को शो करता है, ये F1 को शो करता है। सेल्फिंग करेंगे तो 3:1 मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया एक इंटेलिजेंट मेथड की, झट से कॉन्सेप्ट पकड़ा आपने, आंसर लगा दे के। अब मान लो आपको वो नहीं बनता है मेथड, ठीक है, तो क्या करेंगे, दिमाग में डालो के, जब कभी जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट से एक पेरेंट ऐसा है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो इसका मतलब सारे कैरेक्टर उसके जैसे ही बनेंगे, दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं बन सकता है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल टी जीन मतलब सभी टॉल बनेंगे, सभी मतलब इस जगह पर ऑल टॉल, सभी टॉल बनेंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमको टॉल और डॉर्फ दोनों चाहिए, हमको टॉल और डॉर्फ दोनों चाहिए। तो देखो इस क्रॉस में क्या है बेटा, कैपिटल टी एक पेरेंट है, प्योर होमोजाइगस है, जब भी क्रॉस करेंगे तो हमेशा जो है वो टॉल को ही प्रोड्यूस करेगा, नहीं पॉसिबल है। यहां पर क्या है, स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब यहां पर भी एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस कैरेक्टर है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो यहां पर भी सभी टॉल बनेंगे, ड्वार्फ नहीं बन सकता, ठीक है। अब यहां आते हैं, यहां पर दिस इज दी कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस क्रॉस विथ रेसेसिव, कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस है बेटा, ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या रेशियो मिलता है, 1:1 मिल। यहां पे टॉल भी मिलेगा, ड्वार्फ भी मिलेगा। अब चूंकि आप क्रॉस को पहचान गए, आप इंटेलिजेंट है, आपको मैंने बताया, आप क्रॉस को पहचान गए, आपने कहा F1 को, आप दिमाग में डाल लो, जब भी F1 को मतलब हेटेरोजाइगस को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस होता है, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है, ठीक है। तो आपने कहा चूंकि ये तो हमको मालूम है कि टेस्ट क्रॉस है, 1:1 आएगा, सॉल्व करेंगे तो भी वही 1:1 आएगा, 1:1 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। तो आंसर इज दिस इज F1, जिसको हमने सेल्फिंग किया तो क्या आया, 3:1 आया। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो जितना सारा दे रखा है वो सब कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। असल में वो जानना चाहता है कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कुछ मालूम है या नहीं मालूम है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला वाला क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराया, वो वर्धा में पूछा गया है, वर्धा पीएमटी में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है महाराष्ट्र सीईटी में, सीबीएसई पीएमटी में के और जिपमर में के। क्वेश्चन ये है, इन ए क्रॉस एक क्रॉस में 45 टॉल एंड 14 ड्वार्फ plants were
ऑब्टेन्ड, ठीक है। फिर पूछा है जीनोटाइप ऑफ पेरेंट आर, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स आर, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स आर, ठीक है। क्या बोला उसने, आपसे कहा है एक क्रॉस कराया, उसके बाद हमको 45 टॉल मिले, 14 ड्वार्फ मिले, तो पूछ रहा है पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन बी दे रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन सी दे रखा है कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन डी दे रखा है कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला, अब मेरी बात बेटा ध्यान सुनो के, एकदम दिमाग खुला रखो, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं है, सब बड़ा आसान है, ठीक है। अब आपने कहा 45 टॉल 14 ड्वार्फ, मतलब 45:14 लगभग 3:1 आ गया। और 3:1 कहां मिलता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कब मिलता है, जब दो हेटेरोजाइगस को F1 को क्रॉस करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते साथ ही आंसर आना चाहिए यार, ठीक है। 3:1 आंसर है दिस, खत्म बात, ठीक है। अब प्रूफ करते चलो उसको, ये आंसर क्यों है, क्योंकि बेटा यहां पर ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, सभी टॉल बनेंगे। यहां पर भी होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, सभी टॉल बनेंगे। यहां पर होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, सभी टॉल बनेंगे। और ड्वार्फ तो आ ही नहीं सकता है, तो आंसर तो एक यही है, ठीक है ना। दो तरीके बताए मैंने, सोचना ही है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें गलती मत करना, समझ गए बेटा, आई बात समझ में, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला, उसने कहा ए होमोजाइगस प्लांट विथ रेड फ्लावर के, ए होमोजाइगस प्लांट, ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो डीपीएमटी क्वेश्चन है। ए होमोजाइगस प्लांट विथ रेड फ्लावर, ठीक है, is crossed with recessive white flower plant, ठीक है। रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, ठीक है बेटा। द प्रोजनी विल बी, संतान होगी, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया उसने, ऑल रेड, ऑप्शन बी ऑल वाइट, ऑप्शन सी 50% रेड एंड 50% वाइट, ऑप्शन डी रखा है 75% रेड एंड 25% वाइट, ठीक है। हैंडराइटिंग मेरी बुरी है, डॉक्टर की हैंडराइटिंग की तुलना में मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक। तो आपकी अच्छी हैंडराइटिंग से कंपेयर मत करना, ठीक है। तो चलो, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा आपसे, अब मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ते साथ ही 10 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में आंसर क्लिक करना चाहिए कि एक होमोजाइगस प्लांट है जिसमें रेड फ्लावर है, मतलब कैपिटल आर, ठीक है, उसको क्रॉस किया हमने रिसेसिव व्हाइट फ्लावर प्लांट से क्रॉस किया, स्मॉल आर, उसने कहा है ना रेड डोमिनेंट है, ठीक है। क्या होगा, पेरेंटल क्रॉस है, जहां पर भी होमोजाइगस डोमिनेंट आ गया मतलब वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, इसका मतलब यदि कंप्लीटली डोमिनेंस नॉर्मल मेंडेलियंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि कैपिटल आर के होमोजाइगस प्लांट है, रेड फ्लावर वाला प्लांट है, सिंपल सी बात है, सभी क्या होंगे, रेड होंगे, आंसर आ गया। क्वेश्चन पढ़ते आंसर था, इसमें कुछ सॉल्व करने का ही नहीं बेटा, केवल ये डराता है क्वेश्चन है, डराने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि होमोजाइगस प्लांट विथ रेड फ्लावर बोला उसने, कैपिटल आर क्रॉस किया उसने व्हाइट फ्लावर प्लांट से, स्मॉल आर से। आप कैसे मालूम चला कैपिटल आर है वो, क्योंकि उसने लिखा है रेड डोमिनेंट है व्हाइट पर, ठीक है, क्लियर बात, ठीक। आंसर आ गया ऑल रेड, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बढ़ाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखो, अब थोड़ा सा जो है ये क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AMU में पूछा गया है, क्वेश्चन AMU का क्वेश्चन है, और साथ में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो है वो AFMC में। ठीक है, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहले बेटा एग्जाम अलग अलग होते थे, इसलिए ऑब्जेक्टिव बुक में अलग अलग क्वेश्चन दे रखे एग्जाम के, पर उन्हीं क्वेश्चन से नए क्वेश्चन ड्राइव होते हैं और उन्हीं से ऑल इंडिया PMT में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ gametes will be produced in F2 generation of a monohybrid cross of Mendel। ठीक है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 16। ठीक है, अब क्या पूछा उसने कहा है आपसे कितने प्रकार के गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन, ये कीवर्ड है। ठीक है ना, मतलब ये है कि उसने जैसे ही बोला उसने कि मेंडल का एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें F2 जनरेशन मतलब F1 कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t ये गैमेट बनाएगा। ठीक है, ठीक है, गैमेट बनाएगा तो F2 जनरेशन बनेगी। तो क्या बनेगी बेटा, F2 जनरेशन बनेगी। ठीक है, तो उसने कहा आपसे हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। ठीक है ना, ठीक। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर जो गैमेट बनेगा F1 जब गैमेट बनाएगा तो F2 जनरेशन बनेगा। ठीक है ना, तो हमने कहा जो गैमेट बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, ठीक, मतलब ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, दो तरह के मेल गैमेट बनेंगे, दो तरह के फीमेल गैमेट बनेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 टाइप। ठीक है, कितना होगा बेटा, 4 टाइप होगा। ठीक, ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि जो है वो हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान F2 जनरेशन बनाने के दौरान हम देखेंगे जो गैमेट बनेगा तो वो कैसे बनेगा बेटा, एक मेल पेरेंट है कैपिटल T स्मॉल t, दूसरा फीमेल पेरेंट है कैपिटल T स्मॉल t, दो तरह का गैमेट बनेगा। मैंने बताया था फॉर्मूला 2 टू द पावर n, n मतलब है टाइप ऑफ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड के लिए 1 वैल्यू आएगा, तो इसमें दो तरह का गैमेट बनेगा, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, गैमेट सेग्रेगेट कर जाएंगे इसलिए कैपिटल T स्मॉल t बनेगा। यहां भी कैरेक्टर सेग्रेगेट करेंगे, गैमेट कैपिटल T स्मॉल t बनेगा। चूंकि एक पेरेंट मेल है एक फीमेल है तो दो मेल गैमेट दो फीमेल गैमेट, 4 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ये आगे लेकर गए। ठीक है ना, उन्होंने इसको केवल तो देखो ये जो है यहाँ पर मेल और फीमेल वाला लॉजिक है, क्योंकि ये ऑप्शन में कुछ और है ही नहीं आंसर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कैसे उसने कॉम्प्लिकेट करके पूछा है। ब्लैक कोट मतलब काला आवरण, क्या जो होता है ना बेटा एनिमल्स में जो स्किन होती है उसको कोट बोलते हैं कई बार के, ब्लैक कोट ऑफ गिनी पिग। ठीक है, ब्लैक कोट ऑफ गिनी पिग, गिनी पिग एक एनिमल होता है। ब्लैक कोट ऑफ गिनी पिग इज ए डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है ना, गिनी पिग में काले रंग का आवरण एक डोमिनेंट या प्रभावशाली कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है, व्हाइट इज रेसेसिव ट्रेट, सफेद कोट का लक्षण क्या है, रेसेसिव लक्षण है। ठीक है, फिर क्वेश्चन दिया इसमें आगे कंटिन्यू है, व्हेन ए प्योर ब्लैक guinea pig is crossed with a white one, उसे एक white से क्रॉस कराया,
व्हेन ए प्योर ब्लैक गिनी पिग इज क्रॉस विथ ए white one, what fraction of black F2 is expected to be heterozygous? ठीक है, ऑप्शन ए रखा है 1/2, ऑप्शन बी रखा है 1/3, ऑप्शन सी रखा है 2/3, ऑप्शन डी रखा है 1/4। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को पहले समझते कि क्वेश्चन में पूछा क्या उसने। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में जो असल में पूछा क्या गया है, एक गिनी पिग है ब्लैक कलर का, गिनी पिग में ब्लैक कलर का कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो मैंने मान लिया ब्लैक कलर के लिए कैपिटल बी ले लिया, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, और व्हाइट जो है वो व्हाइट कैरेक्टर रेसिसिव, तो मैंने कहा ये बी फॉर ब्लैक डोमिनेंट है, मैंने कहा ये ब्लैक के लिए हो गया। ठीक है, और स्मॉल बी किसके लिए होगा, ये व्हाइट के लिए हो गया। ठीक है, ठीक ठीक। अब प्योर ब्लैक उसने, व्हेन ए प्योर ब्लैक गिनी पिग, मतलब कैपिटल बी को क्रॉस किया उसने, व्हाइट वन से क्रॉस किया, स्मॉल बी से क्रॉस किया। क्लियर? ठीक है, क्रॉस किया तो क्या होगा बेटा, एक गैमेट कैपिटल बी बनेगा, यहां पर स्मॉल बी गैमेट बनेगा, तो F1 में क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, जो F1 होगा F1। ठीक है, F1 के सारे गिनी पिग कैसे होंगे, ब्लैक होंगे, क्योंकि कैरेक्टर डोमिनेंट है, ऑल ब्लैक होंगे। फिर क्या किया हमने, F1 को हमने क्या किया, इंटर क्रॉस कराया। एनिमल है ना बेटा, तो एनिमल में सेल्फिंग तो करा नहीं सकते हम, एनिमल में सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं करा सकते हम, तो एनिमल है तो इसको इंटर क्रॉस कराया, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस बाय कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब हमने F1 का जो ब्लैक है उसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, तो उसी F1 के मेल को F1 की फीमेल से हमने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पे क्या सामने आया, क्रॉस कराने पे हमने सामने आया कि कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कराया, गैमेट बना, कैपिटल बी गैमेट बना, स्मॉल बी गैमेट बना, कैपिटल बी गैमेट बना, स्मॉल बी गैमेट बना। F2 जनरेशन में क्या मिला हमें, F2 जनरेशन में हमको ऐसा मिला, कैपिटल बी एक मिला ना बेटा, कैपिटल बी रखा हमने, स्मॉल बी रखा चेकर बोर्ड में, है ना, ऐसे रखेंगे। ठीक, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे ही मिलेगा ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब ये तीन क्या होंगे, ब्लैक, है ना। ठीक है, ये तीन ब्लैक होंगे, हम समझ गए। उसने क्या पूछा आपसे, उसने कहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक F2, जो ब्लैक मिल रहे हैं F2, ये क्या है बेटा, ये F2 जनरेशन है, ये पूरी F2 जनरेशन में जो ब्लैक मिल रहे हैं आपको, कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, उसमें से कितने हेटेरोजाइगस हैं, ये ब्लैक होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। F2 जनरेशन में कुल 3 ब्लैक मिल रहे हैं, और 3 में से 2 ब्लैक क्या है, वो हेटेरोजाइगस है। आंसर क्या आ गया, 2/3, है ना, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, कितना आसान, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा लगता पता नहीं क्या पूछ रहा है वेबसाइट के, तो आंसर आ गया 2/3, क्योंकि 3 ब्लैक मिल रहे हैं हमको, 3 में से 2 हेटेरोजाइगस है, 1 होमोजाइगस है। क्लियर? ठीक है, चलिए बात समझ में आई हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अब देखिए, तो हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम इतना सिंपल समझ रहे थे, मटर का पौधे से कोरिलेट कर रहे थे, वो गिनी पिग सब जगह में पहुंच चुका है। ठीक है ना। अब देखिए, फिर इन पिग्स को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्लू पेन यूज नहीं करता, तो आप गुस्सा करते हैं, ब्लू पेन यूज कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता बोर्ड पर। ठीक है, चलो, तो इसमें इन पिग्स व्हाइट कोट कैपिटल W लिखा ब्रैकेट में, व्हाइट कोट इज डोमिनेंट, उल्टा हो गया यहां पे, इज डोमिनेंट टू ब्लैक स्मॉल w। ठीक है ना, पिग में व्हाइट कोट ब्लैक पर डोमिनेंट होता है। ठीक है, टू व्हाइट पिग आर ब्रीड टू प्रोड्यूस 9 white and
2 black pigs, ठीक है। what are the genotype of the parents, ठीक है। ऑप्शन ए स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w, ऑप्शन बी कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W, ठीक है। ऑप्शन सी कैपिटल W इंटू कैपिटल W स्मॉल w, ऑप्शन डी कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से, दिस क्वेश्चन इज प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या पूछा उसने आपसे, उसने कहा है कि पिग में जो व्हाइट कलर कोट है वो डोमिनेंट है ब्लैक के ऊपर, समझ गए हम। कैपिटल W जो है वो डोमिनेट करता है स्मॉल w को, मतलब जब भी कैपिटल W जीन मिलेगा तो व्हाइट कोट बनेगा, ठीक है। एक 2 व्हाइट पिग को क्रॉस कराया और उनसे 9 व्हाइट और 2 ब्लैक मिले। अब गलती क्या करते हैं, संख्या देखते साथ सोचते कि अरे 9 मिले व्हाइट और 2 मिले ब्लैक, मतलब 9:2, मतलब ये तो कौन सा, सर ने बताया नहीं तो कौन सा रेशो, तो हो गया 4.5:1 हो गया, मतलब ये क्या है ये, ठीक है। कुछ नहीं है, ये सब जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने आपको, ठीक है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन में गौर से, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई रेशियो दे रखा है और हमने जो रेशियो पढ़ा है उससे वो डिफरेंट रेशियो है, एंड ना 3:1 में फिट हो रहा है, ना 1:1 में फिट हो रहा है, ना डाइहाइब्रिड के 9:3:1 में फिट हो रहा है, तो वो क्या है। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका ये है, प्लीज 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 गिव अटेंशन टू ऑप्शंस। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ऑप्शन को ध्यान देते हैं, स्मॉल w व्हाइट है ना बेटा, ब्लैक ब्लैक, स्मॉल w क्या है, ब्लैक के लिए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि स्मॉल w रेसेसिव व्हाइट ब्लैक है ये, स्मॉल w ब्लैक है ये, तो इससे व्हाइट नहीं बन सकता है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाइट पिग, जबकि पिग कितने 9 व्हाइट है और 2 ब्लैक है। क्वेश्चन में जो हिंट है वो संख्या मत देखिए, क्वेश्चन में हिंट ये है कि जो पिग की वैरायटी बन रही है उसमें व्हाइट पिग भी मिल रहे हैं और ब्लैक पिग भी मिल रहे हैं, व्हाइट पिग भी मिल रहा है और ब्लैक पिग भी मिल रहा है, ये कुछ हिंट है, ठीक है। तो यहां पर तो सभी ब्लैक होंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पर सभी व्हाइट होंगे, कैपिटल W क्रॉस बाय कैपिटल W सभी व्हाइट होंगे, तो यहां ब्लैक नहीं मिल सकता, ये भी गलत हो गया। यहां पर कैपिटल W डोमिनेंट जीन होमोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल W स्मॉल w, तो यहां पर क्या होगा, सभी व्हाइट मिलेंगे, यहां पर भी ब्लैक नहीं मिल सकता है, क्लियर। मतलब यहां पर व्हाइट नहीं मिल सकता, यहां पर ब्लैक नहीं मिल सकता, यहां पर ब्लैक नहीं मिल सकता, तो क्या आंसर है ये। झट से लॉजिक दिमाग में लगाओ, देखो जरा कि देखो प्योर होमोजाइगस एक जैसा बनेगा, ये ब्लैक है तो ब्लैक बन जाएगा, ये व्हाइट है तो व्हाइट बन जाएगा, ठीक है। यहां पर तो व्हाइट और ब्लैक दोनों मिलना चाहिए, ये होमोजाइगस व्हाइट है तो केवल व्हाइट मिलेगा, ब्लैक नहीं मिल सकता है। आंसर इज दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां पर 3:1 मिलेगा, 3 मिलेंगे आपको, क्या 3 मिलेंगे, क्या आपको व्हाइट मिलेंगे और 1 मिलेगा ब्लैक, ठीक है। अब आप बोलोगे सर रेशियो तो फिट नहीं हो रहा, अरे क्या करना है रेशियो से हमको, ठीक है, वो तो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, हम समझ गए बात को कि व्हाइट और ब्लैक केवल इसी कंडीशन में पॉसिबल है। आंसर इज दिस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछाता है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AFMC, एम्स एंड AMU, तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। चलिए, तो हमें समझ में आया कि आंसर इसका कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। फिर चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ताकि आपको और थोड़ा धीमे धीमे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए चलते, ताकि समझ में हमको बात आए कि क्या एग्जामिनर जानना चाहता है हमसे, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, ए हेटेरोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट, ए हेटेरोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट is crossed to recessive, क्या लिखा, recessive wrinkled seeded plant, ठीक है। दिप्रोजनी संतानें, दिप्रोजनी वुड भी संतानें होंगी, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है
20 rounded, 20 round, 99 wrinkled. Option B, 99 round, 301 wrinkled. Option C, 301 round, 100 wrinkled. ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा है 303 राउंड, 301 रिंकल्ड। ठीक है, देखिए अब हम ये बात समझ गए बेटा कि यहां पे दे रखा उसने आपको कि 20 राउंड है, 99 रिंकल्ड है, 99 राउंड है, 301 रिंकल्ड है, 301 राउंड है, 100 रिंकल्ड है, 303 राउंड है, 301 जो है वो रिंकल्ड है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन को देख के, आंकड़े देख के सोच डर जाते हैं। डरना नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या बोला आपसे, एक हेटेरोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट को रेसेसिव रिंकल्ड सीडेड प्लांट से क्रॉस कराया। अब हम समझ गए रिंकल्ड रेसेसिव कैरेक्टर है और राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमने कहा हेटेरोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराया किससे, रिंकल्ड सीडेड प्लांट रेसेसिव प्लांट से स्मॉल आर से क्रॉस कराया, मतलब ये हेटेरोजाइगस है, F1 है, क्रॉस कराया रेसेसिव से, कौन सा क्रॉस हो गया, कौन सा क्रॉस हो गया बताओ, बोलो ना, बोला करो साथ में, एक्टिव रहा करो, वीडियो ना समझो इसको, ठीक है। मैं देख रहा हूं आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि हेटेरोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने रेसेसिव से क्रॉस कराया, स्मॉल आर से क्रॉस कराया, ये F1 है, हेटेरोजाइगस क्या F1 है, ये रेसेसिव पेरेंट है, क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या रेशियो मिलता है, 1:1। क्या मिलता है, 1:1। सॉल्व करके देख लो, यही आएगा, 1:1 मिलता है। और कहां 1:1 है, यहां पर नहीं है 1:1, यहां पर नहीं है 1:1, यहां पर नहीं है 1:1। 303:301 is approximately 1:1। आंसर इज दिस। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ गए बात करके। चलो हमें यह भी समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब मतलब यह है बेटा कि दुनिया में लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और जिसका कुछ के पीछे सिंपल सा एक लॉजिक छिपा होता है, और हम हैं कि हम डर डर के जो है उन क्वेश्चनों को टच करते हैं और कई बार हम गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो वो गलती आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन जो एम्स के अंदर पूछा गया उस क्वेश्चन को मैं लेता हूं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का ये, तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा के, जब तक आप एक्टिवली पेन उठाकर कर जो है वो क्वेश्चन सुनिए, पेन उठाइए, नोट कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर देखिए सॉल्यूशन, ठीक है ना, मजा आएगा फिर सॉल्व करने में। आप देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि मैं जब आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि मैं एक डिजिटल मीडिया में यूट्यूब के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं या कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं ये सोचता हूं कि मेरे सामने मेरे कमांडोज हैं, मेरे सामने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेरी जरूरत है और जिनको एक गाइडेंस चाहिए, और मेरे को ऐसे बच्चों से केवल, मैंने आपसे कहा है ना कि जो भी biomentors.online में आप जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस भर रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ योर टेस्ट, क्योंकि हम पढ़ते रहेंगे, टेस्ट नहीं देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जब आप टेस्ट देते तभी आपको लगता है कि हाँ आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अदरवाइज मेरे लिए मेरे को आपको याद रखना, भूलना मत, मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। मैं आपसे गुरु दक्षिणा चाहता हूं। यदि आप मुझे टीचर या गुरु मानते हैं तो मैं तुमसे चाहता हूं गुरु दक्षिणा। और क्या चाहता हूं उसमें, सिलेक्शन। बस मुझे तुम्हारा सिलेक्शन लेटर चाहिए कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, और एक जब आप सब सिलेक्ट हो जाए, जितने बच्चे मेरे चैनल पर जुड़े हैं, सब्सक्राइब हैं, वेबसाइट पर जिनका अकाउंट है, और उनमें से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आपका बाकायदा मेरे पास में एक फॉर्मेट रहेगा वेबसाइट में, इसको भर के आप मुझे भेजेंगे, देन आई विल डेफिनेटली कॉल यू गाइज ऑन मुंबई। तो हम सब मिलेंगे, हम सब पार्टी करेंगे, मिलेंगे, और वो हमारा सेलिब्रेशन डे होगा। और वही मेरी गुरुदक्षिणा है कि मैं चाहता हूँ बेटा कि आप सिलेक्ट हो, आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो अपने अंदर जगे हुए जो आपका एम्बिशन है, जो जुनून है, उसको आप जिंदा रखें और कुछ कर दिखाएं आप, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, नहीं तो मैं तो ऐसा बोलना शुरू करता हूं, बोलता रहता हूं, ठीक है। चलो, इन ह्यूमंस, ठीक है, इन ह्यूमंस, मनुष्य में फ्रेकल्स इज डोमिनेंट
ओवर नो फ्रैकल्स, नो फ्रैकल्स, ठीक है। ए मैन, एक आदमी, एक ए मैन विथ फ्रैकल्स मैरीज ए वुमेन हैविंग फ्रैकल्स but the children have no freckles, ठीक है। what chances did each child, हर बच्चे में did each child, what chances in each child have for freckles, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है उसने 25%, ऑप्शन बी दे रखा है 50%, ऑप्शन सी दे रखा है 75%, ऑप्शन डी दे रखा है 100%, ठीक है बेटा। आप समझो, सबसे पहले तो आप जो है कैरेक्टर्स देखो कि वो डोमिनेंट है कि रेसिस्टिव के। याद रखना, मेरी बात ध्यान रखना, कई बार हम बड़ी गलती करते हैं, बड़ी मिस्टेक करते हैं, जैसे ही मैन और वुमेन देखते हैं झट से एक्स और वाई लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है जब तक कैरेक्टर में बताया ना गया हो कि वो सेक्स लिंक कैरेक्टर है, ठीक है। जब तक एग्जामिनर ने क्वेश्चन में साफ साफ ना लिखा हो। अब हमको पता है कि भाई हीमो जो है वो हम बात करते हैं कि जो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर की हम बात करते हैं कि दे में बी सेक्स लिंक कैरेक्टर, हम आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तो एग्जामिनर जब भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का क्वेश्चन देगा तो बाकायदा साफ साफ लिखेगा ये दिस कैरेक्टर इज सेक्स लिंक कैरेक्टर, ठीक है ना। जब नहीं लिखा है तो उसको आपको ऑटोसोमल कैरेक्टर मानकर चलना है। क्या मानकर चलना है? उसको आपको ऑटोसोमल कैरेक्टर मानकर चलना है, ठीक है। अब समझ गए बात। आपने आपसे कहा कि वुमेन्स में जो फ्रेकल्स हैं वो डोमिनेंट ओवर नो फ्रेकल्स। अब आप बोलोगे सर ये फ्रेकल्स क्या चीज है, ठीक है। मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें तो कैरेक्टर के डोमिनेंट और रेसिस्टिव से फर्क पड़ता है कि क्या बोला उसके बारे में उसने और कौन सा क्रॉस दे रखा है, ठीक है। तो कई बार सब कुछ, जैसे एम्स का क्वेश्चन है और मुझे लगता नहीं कि फ्रेकल्स के बारे में जो है किसी बुक में कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन पूछा उन्होंने, ठीक है। फ्रेकल्स का मतलब होता है कई लोगों की, आपने देखा होगा जो चेहरा होता है उसमें आंख के इस तरफ और नाक पर ब्लैक 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 धब्बे होते हैं कई सारे, ठीक है। यानी पूरा चेहरा गोरा होगा, पूरा चेहरा नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लैक 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 नाक के पास एक पूरा पैटर्न में धब्बे होते हैं, ठीक है, उसे फ्रेकल्स कहते हैं, ठीक है ना। वो जो धब्बे होते हैं ना वो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट जो है वो तेजी से उनमें जमा होता है चेहरे के अगले वाले हिस्से में, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ह्यूमंस में फ्रेकल जो है वो डोमिनेंट है नो फ्रेकल्स पर, ठीक है ना। एक मैन, अब हमने समझने के लिए हमने कहा फ्रेकल कैरेक्टर को हमने कहा कैपिटल एफ जीन, हमने कहा ये डोमिनेंट जीन है फ्रेकल्स के लिए, हमने मान लिया कि ये फ्रेकल के लिए जो है वो डोमिनेंट जीन है, हमने मान लिया, ठीक है। स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ हमने कहा ये रेसेसिव जीन मान लिया हमने, ठीक है, ये रेसेसिव जीन मान लिया हमने, ठीक है। क्या बोला उसने? कहा है एक मैन जिसको फ्रेकल है उसका वो और फ्रेकल डोमिनेंट कैरेक्टर हमको मालूम, उसकी मैरिज हुई है एक लेडी से जिसको उसको भी फ्रेकल है, मतलब मैन को फ्रेकल है, ठीक है, फीमेल को फ्रेकल है, मान लिया। अभी मैं गलती कर रहा हूं, मैंने मान लिया कैपिटल एफ एल मेल है, कैपिटल एफ फीमेल है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन को यदि मैं देखता हूं, उन्होंने कहा कि उनका जो बच्चा है उसमें फ्रेकल नहीं है, उनके बच्चे में फ्रेकल नहीं है, ठीक है ना, ये बोला उसने, ठीक है। तो मैंने कहा यदि मैं मेल को मान लेता हूं, यदि मैं मेल को बोलता हूं कि मेल में फ्रेकल्स हैं और वो होमोजाइगस है डोमिनेंट के लिए, तो इसका मतलब बच्चे तो कभी भी फ्रेकल विहीन तो हो नहीं सकता, बच्चा तो हमेशा फ्रेकल वाला होगा। उसने साफ साफ कहा है कि उनका बच्चा है जो जिसमें फ्रेकल्स नहीं है, मतलब मेल है कैपिटल एफ स्मॉल एफ, फीमेल क्या है कैपिटल एफ स्मॉल एफ है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक भी पेरेंट यदि फ्रेकल के लिए होमोजाइगस होगा तो बच्चा फ्रेकल वाला होगा क्योंकि जीन डोमिनेंट है, क्लियर। और चूंकि एक बच्चा उसका जो है वो कैसा है, उसके पास फ्रेकल नहीं है। अब हम समझ गए दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली, ये क्वेश्चन केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, मतलब बेटा जीन कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ को मैं स्मॉल एफ से देता हूं, ठीक है, स्मॉल एफ
स्मॉल एफ, ठीक है। तो एक संतान हो सकती है कैपिटल एफ, एक हो सकती है कैपिटल एफ स्मॉल एफ, तीसरी हो सकती है कैपिटल एफ स्मॉल एफ, चौथी स्मॉल एफ, ठीक है। तो संयोग से क्या हुआ कि उनका जो उनका बच्चा हुआ वो ये वाला बच्चा हो गया, चार में से कोई पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो उनका जो बच्चा है वो ये वाला बच्चा हो गया स्मॉल एफ, इसलिए उसको फ्रेकल नहीं है, ठीक है। और इस बच्चे ने इस बात की पुष्टि की कि पेरेंट मेरे जो है वो हेटेरोजाइगस है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, एग्जामिनर उल्टा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है आपसे कितने चांसेस हैं, क्या संभावना थी कि ये जो बच्चा हुआ इसमें फ्रेकल होने की पॉसिबिलिटी कितनी थी। तो मैंने कहा कि जो पॉसिबिलिटी थी बच्चा यानी जो क्रॉस होने पर ह्यूमंस बीइंग में एक बच्चा होता है, तो कोई मटर का आदमी कोई मटर का पौधा थोड़ा चार पौधे एक साथ बन जाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में एक बच्चा हुआ, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या थी, उसमें पॉसिबिलिटी ये थी कि कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता था, कैपिटल एफ कॉम्बिनेशन हो सकता था, कैपिटल एफ स्मॉल एफ कॉम्बिनेशन हो सकता था, कैपिटल एफ स्मॉल एफ कॉम्बिनेशन भी हो सकता था, लेकिन किस्मत साथ दी कॉम्बिनेशन ये वाला बना, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि चार पॉसिबिलिटी थी उसमें से 75% पॉसिबिलिटी ये थी कि बच्चे को फ्रेकल होता और 25% ये थी फ्रेकल नहीं होता। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है, व्हाट चांसेस डिड ईच चाइल्ड हैव फॉर फ्रेकल्स, हर बच्चे में फ्रेकल होने की संभावना कितनी है, क्योंकि 75% है, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, F1 को क्रॉस किया हमने और 3:1 मिलता है, 3 फ्रेकल वाला मिलेगा, 1 नॉन फ्रेकल वाला मिलेगा। सिंपल, देखा आपने कितना मजेदार है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप जैसे जैसे जेनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे ना, डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, हम देखेंगे कि अरे वाह क्या क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स में। और मैं दावा करता हूं जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो एक बार आप कर लेंगे, यू स्टार्ट लविंग टू जेनेटिक्स, आप जेनेटिक्स से प्रेम कर लेंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए। और ये जो चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव एज देता है, यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो दूसरे प्रतियोगी से आप आगे निकल जाते हो। बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत सारी मेहनत करनी है और बहुत सारा हमको जो है वो नंबर जुटाने हैं, कितने 360 आउट ऑफ 360। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा।